Hello everyone, welcome to my channel. I am Ritunjay. From today, I will be starting uploading the videos of class 8 social science and science. I will upload the videos every week according to the NCERT sequence. मैंने ये देखा है कि YouTube पे काफ़ी चैनल्स हैं जो ये वीडियोस डालते हैं SST के, हिस्ट्री के एंड साइंस के, लेकिन उसमें सारे चैप्टर सीक्वेंस नहीं रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस समय सब लोग फ्री हैं, लॉकडाउन है, तो इस समय टाइम स्पेंड कर सकते हैं इस पे, तो सारे चैप्टर्स सीक्वेंस से डाला जाए ताकि आप लोग की भी हेल्प हो। आज क्लास 8 के हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अब इसमें पहले ये समझ लेते हैं कि हिस्ट्री है क्या। हिस्ट्री इज अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, तो डेमोक्रेसी किस तरह से आई, क्या प्रोसेस थे उसके, किस तरह से यहाँ पे पहले ब्रिटिश रहते थे, किस तरह से वो गए, किस तरह से आए, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। वी स्टडी हिस्ट्री टू नो हाउ दिस प्रेजेंट इवॉल्व फ्रॉम द पास्ट। अब आज हम लोग ये हाउ, व्हेन एंड वेयर चैप्टर शुरू करेंगे। अब इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, विच डेट्स, हाउ डू वी पीरियडाइज, एंड हम लोग क्यों पीरियडाइज करते हैं, एंड देन व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्लास 8 की हिस्ट्री में पूरे में आप लोग को ये वर्ड सुनाई देगा कॉलोनियल, तो व्हाट इज कॉलोनियल। फिर हाउ डू वी नो, हम लोग कैसे जानते हैं ब्रिटिश के टाइम पे, कोई उस समय के लोग तो इस समय अलाइव है नहीं, तो हम लोग क्या सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड। तो ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग ये पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। अब आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग भी सोचते होंगे कि हिस्ट्री तो बहुत बोरिंग है, केवल हमको डेट्स याद करनी पड़ती है, इट्स ऑल अबाउट डेट। लेकिन आप लोग खुद सोचिए एक बार, क्लास 6 की हिस्ट्री में जाइए कि ये ट्रू है। It is not, right? Because in class 6 we studied about how the civilization came out and how the early man started gathering agriculture. So it is not, history is not only about date. अब history क्या है कि history is about changes. History is about certain changes that occur over time. So history में changes, जैसे आप लोग मान लीजिए कि अभी इंडिया डेमोक्रेसी, अब इसके पहले तो ब्रिटिश थे, तो वो कैसे गए, कैसे डेमोक्रेसी आई, कैसे जो है यहाँ पे हम लोग ने, पहले यहाँ पे कोई टी तो पीता नहीं था, पहले हम लोग प्रोसेस हुआ उसका, एक प्रोसेस से हम लोग आए कि टेस्ट डेवलप हुआ, तब टी पीना शुरू किया, फिर एक प्रोसेस से हर चीज़ हिस्ट्री में चलती है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डेट, इट इज़ फाउंडिंग अबाउट द things were in past and how things have changed, कि कैसे बदलाव आया हमारी सोसाइटी में, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए, कैसे कल्चरल चेंजेस आए, ब्रिटिश ने क्या किया, फिर उसके बाद कैसे चेंज हुआ ब्रिटिश से वापस इंडिया। तो हिस्ट्री इज अबाउट दिस। सो आप लोगों में से कई लोग कुछ हिस्टोरिकल क्वेश्चन जैसे कभी सोचते होंगे कि हम लोग ने चाय कब पीनी शुरू की, या जैसे हम लोग के वेजिटेबल्स में आलू हमेशा यूज होता है, पोटैटो, सो व्हेन वी स्टार्टेड टू यूज दैट। तो इट इज नॉट अबाउट द एग्जैक्ट डेट, इट इज अबाउट द पीरियड्स। अब जैसे आलू का हम लोग, आलू सब वेजिटेबल्स में यूज होता है, आलू तो यहाँ पे पैदा ही नहीं होता था, पोर्चुगीज लेके आए। टी भी यहाँ नहीं पी जाती थी, लेकिन आपके यहाँ कोई भी आता होगा तो टी ऑफर की जाती है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि हम लोग ने एक दिन में सब चीज़ शुरू कर दी, ये एक प्रोसेस है। ये समटाइम्स इट इज द एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेसेस। अब जैसे कि हम लोग ने चाय या आलू एक दिन में नहीं शुरू किया, उसका एक प्रोसेस हुआ, एक टाइम, एक पीरियड में हम लोग ने टेस्ट डेवलप किया, फिर धीरे धीरे पूरे इंडिया में वो चीज़ फैली, फिर उस तरह से शुरू हुआ। ये नहीं कि एक दिन बस हम लोग ने 1757 में शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, ये एक पीरियड से शुरू किया गया है। ये सारी चीज एक स्पैन ऑफ टाइम में हुई। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम।
तो ये नहीं कि एक ही दिन, सब चीजें स्ट्रेच ऑफ टाइम, एक पीरियड से एवॉल्व हुई। वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। इन चीज़ों को हम केवल एक पीरियड, एक टाइम पे ही रिफर कर सकते हैं, एक डेट पे नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ ब्रिटिश एक दिन नहीं आए, पूरा उसमें पीरियड, एक स्पैन ऑफ टाइम था, उसमें आए, तो वी कैन ओनली रिफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम। अब हम लोग ने ये तो देख लिया कि हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द डेट्स, हिस्ट्री इज अबाउट द प्रोसेसेस एंड ऑल दैट, बट लेकिन ये है कि हिस्ट्री में कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिस्ट्री में कुछ डेट्स का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप लोग ने क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ी, उसमें मुगल्स के बारे में पढ़ा, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ा। अब जैसे उसमें था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो अब उसमें आप लोग ने ये देखा कि उस बैटल के बाद इंडिया की पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई, पॉलिटिकल, कल्चरल, एवरीथिंग। तो अब लेकिन उन टाइप के इवेंट्स के लिए हम लोग डेट्स एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 21 अप्रैल 1526, तो उसमें हम लोग डेट एसोसिएट कर ली। तो इसीलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा डेट का ये रहता है कि कुछ इवेंट्स उस समय हम लोग ने मेडिवल में देखा कि कैसे किंग किस डेट पे क्राउन हुए, किस डेट पे उनकी शादी हुई, तो ये उसके इम्पोर्टेंस रहते थे, क्योंकि उसके बाद पूरे हिस्ट्री चेंज हो जाती थी। जैसे ही दूसरे किंग आते थे, फिर वो अपनी पॉलिसीज लाते थे, तो उससे चेंजेस आते थे। इसलिए हिस्ट्री डेट्स हैव सम वैल्यू इन हिस्ट्री। अब हम लोग ने ये तो देख लिया कि डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डेट ले लिया कह दिया इंपॉर्टेंट है। तो अब उसका क्या क्राइटेरिया होता है, बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट। तो अब ये नहीं है कि डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनको इंपॉर्टेंट बनाते हैं इवेंट्स। अब जैसे आप लोग ने देखा 21 अप्रैल 1526 इज अ इम्पॉर्टेंट डेट, बट ये इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि उस दिन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। तो इवेंट्स जो होते हैं वो जो है इम्पोर्टेंट बनाते हैं। डेट्स आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ओन, दे बिकम वाइटल बिकॉज ऑफ वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स। इसलिए जो है इवेंट्स की वजह से डेट्स, कुछ डेट्स इम्पोर्टेंट होती हैं। अब ये भी है कि कौन सी डेट्स में हम लोग एक दूसरे का अलग अलग नजरिया हो सकता है। अब जैसे आप लोग ब्रिटिश के, अगर जो ब्रिटिश बुक्स होंगी हिस्ट्री की, जो ब्रिटिशर्स ने लिखी होंगी, उसमें आप लोग देखेंगे कि वो गवर्नर जनरल्स के ही आसपास घूमती रहेगी। वो मतलब कि केवल गवर्नर जनरल ने किस डेट पे कौन सी पॉलिसी लाई, किस डेट पे कौन गवर्नर जनरल बने, कौन से वाइसरॉय आए, तो उनके लिए गवर्नर जनरल्स और ये सब इम्पोर्टेंट है। अब इंडियंस जो हिस्ट्री लिखेंगे उनके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ऑल दोस काइंड ऑफ डेट्स आर इम्पोर्टेंट। सो ये अपना अपना दूसरे देखने का नजरिया हो सकता है। अब आते हैं कि व्हाई वी राइट हिस्ट्री और स्टोरी, वी कैन से हिस्ट्री और स्टोरी आल्सो। सो व्हाई वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। मतलब आप लोग देखेंगे कि 10 चैप्टर हैं क्लास 8 में, तो क्यों करते हैं? अब उसे इसलिए करते हैं कि हर एक चैप्टर को कोहेरेंस देने के लिए, थोड़ा लॉजिकल व्यू उसका करने के लिए, इसलिए हम लोग उसको सीक्वेंस में चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं ताकि सब चीज अच्छे से समझ आ सके और लॉजिकल रहे। अब हम लोग ने ये देख लिया कि डेट्स इंपॉर्टेंट, कुछ डेट्स होती हैं, इवेंट्स और वो सब। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाई डू वी पीरियडाइज। अब 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर, मतलब स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर आए, जेम्स मिल। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मैसिव 3 वॉल्यूम का एक बुक टाइप की निकाली पर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने क्या किया कि इस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ये उनका डिवीजन था। अब इसमें आप लोग भी देखिए कि इसमें क्या दिक्कत है, आप लोग को अभी पता चलेगा कि इस पीरियडाइजेशन में उनकी क्या दिक्कत है। तो लेकिन पहली बात अब ये देखते हैं कि हम लोग पीरियडाइज करते क्यों हैं। पहले आप लोग ने सुना होगा कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, फिर मिडिवल, तो ये सब हम लोग करते क्यों हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time.
अब जैसे कि मिडिवल पीरियड में देखा कि सती, जौहर, ये सारी प्रैक्टिसेस जो थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी मानी जाती थी। लेकिन जैसे टाइम चेंज हुआ, पीरियड जैसे हम लोग क्लास 8 में पीरियड चेंज हो गया, तो उसमें देखा जाएगा कि फिर इन जो प्रैक्टिसेस को अच्छा नहीं माना गया। तो ये है कि एक एक पीरियड की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं, वो कैसे चेंज हुई, क्यों हुई, इसलिए हम लोग हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग ने ये तो देख लिया कि पीरियडाइजेशन क्यों होता है, किस लिए होता है। अब आ जाते हैं जेम्स मिल साहब के ऊपर। अब जब वो इंडिया में आए, उन्होंने जो अपना हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वो सब निकाला, उसमें वो सोचते थे कि इंडियन सोसाइटी और एशियन सोसाइटी जो है वेस्ट लोअर लेवल पे है, वेस्टर्न से जो है लोअर सिविलाइजेशन है, यूरोपियन और अमेरिकन वो सारी जगहों से लोअर है। इसलिए क्योंकि रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, वो ये मानते थे कि इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और यूरोप बहुत ही सिविलाइज्ड और वैसी जगह है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है ये ट्रू है? ये तो ट्रू पूरी तरह से ट्रू नहीं है, क्योंकि आप लोग ने ये देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा चला था, कि जब जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिया गया था, तो वो भी क्या है, वो कास्ट टैबू है। तो ये चीज़ें वहाँ भी हैं, लेकिन अब क्या था कि वो बाहर से आए थे, वो रूलर्स थे, तो वो समझते थे कि इंडिया काफ़ी इंफीरियर है और इंडिया को सिविलाइज करना चाहिए उनके हिसाब से। अब ये तो चलिए ठीक है, उन्होंने कर दिया, लेकिन अब ये देखिए कि जो हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया। अब ये क्या हो सकता है, आप लोग खुद ही सोचिए। अब जैसे यहाँ पे मिडिवल पीरियड में आप लोगों ने देखा कि मुगल्स और दिल्ली सुल्तान मुस्लिम्स ने ज़्यादातर रूल किया इंडिया पे, तो लेकिन उस समय ऐसा तो है नहीं कि और सारे रिलीजन खत्म हो गए। उस समय भी यहाँ पे काफ़ी रिलीजन थे, और उसी समय जब मुगल्स थे तभी वो शुरू हुआ, भक्ति मूवमेंट यहाँ शुरू हुआ, हिंदुइज्म एंड एवरीथिंग। ये जरूरी नहीं है कि केवल जो है जिस समय रूलर्स का जो रिलीजन था वही पूरी कंट्री का रिलीजन हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इनके डिवीजन के हिसाब से तो फिर ये मतलब हो गया कि केवल रूलर्स की लाइफ और उनके आसपास की चीज़ मैटर करती हैं, और जो बाकी जो कंट्री साइड है वहाँ के लोग, पूरी कंट्री के लोगों का कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। तो ये हम लोग ने देख लिया कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये इसका इनके डिवीजन का मतलब ये हो गया कि practices and lives of other do not really matter. So it is not true. In history we have to consider everyone. अब ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये इनका डिवीजन गलत है, रिलीजन बेस्ड, रूलर के रिलीजन बेस्ड डिवीजन गलत है। अब ये हम लोग, आप भी काफ़ी देखे होंगे आप लोग कि हिस्टोरियंस जनरली हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अब इसमें भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। ये पीरियडाइजेशन जो है हम लोग ने मतलब लिया है वेस्ट से, वेस्ट मतलब कि यूरोप एंड अमेरिका, ये सारी जगहों से लिया है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब मॉडर्न पीरियड आया, मतलब मेडिवल के बाद 1700 AD के बाद, तब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट शुरू हो गया, जैसे साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, सारी चीज़ें वहाँ पे मॉडर्न में आई। तो अब इसमें क्या है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे थे तब ये सारी चीज़ें नहीं थी। ये सारी चीज़ें उनके पहले तो काफ़ी चीज़ें थी, जैसे एंशिएंट हमारा काफ़ी अब सुपीरियर माना जाता था उधर यूरोपियन वेस्टर्न के उससे, लेकिन अब जैसे जैसे ब्रिटिश आए तो उन्होंने लिबर्टी, इक्वलिटी सब चीज़ धीरे धीरे ख़त्म कर दी। तो अब इसमें भी मॉडर्न में तो हम लोग ये एसोसिएट होता है वेस्टर्न से कि इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, एवरीथिंग। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने सारी चीज़ें ये ख़त्म हो गई। अंडर ब्रिटिश रूल दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल। ये पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ना फ्रीडम था ना लिबर्टी, कुछ भी नहीं था। तो अब इसमें भी प्रॉब्लम है। ये डिवीजन में आप लोग वेस्ट से लिए तो इसको मॉडर्न पीरियड नहीं कह सकते इंडियन हिस्ट्री को, बाकी उधर तो सही है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को
मॉडर्न पीरियड नहीं कह सकते जो 1700 एडी के बाद आया। तो अब इसके बाद जो मॉडर्न पीरियड जो हर जगह होता है उसकी जगह इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने कॉलोनियल पीरियड किया। कॉलोनियल पीरियड में मतलब कहा गया जैसे मॉडर्न की जगह कॉलोनियल। अब कॉलोनियल ये शब्द जो है क्लास 8 की हिस्ट्री में मतलब रेगुलर आएगा, हर चैप्टर हर जगह आएगा। तो अब ये समझ लेते हैं कॉलोनियल है क्या, व्हाट इज कॉलोनियल। अब आप लोग क्लास 8 की हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश आए, कौन सी पॉलिसीज लाई उन्होंने, कैसे उन्होंने अपने सामान सस्ते में खरीद के इंडियन इकोनॉमी को खराब कर दिया। तो ये सारी चीजें हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री में देखेंगे। तो अब इसका ये कॉलोनी का ये मतलब हो गया कि जब कोई दूसरी कंट्री के लोग आके किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा एक तरीके से करके उसका जो चेंजेस होते हैं उनके कब्जे की वजह से, उसको हम लोग कोलोनाइजेशन कहते हैं। मतलब कि जैसे ब्रिटिश आए रूलर के रूप में यहाँ पे आ गए और इंडिया पे उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद काफ़ी चेंजेस आ गए इंडिया के, कल्चरल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, हर इकोनॉमिकल चेंजेस, हर चीज़ में चेंजेस आ गए। तो फिर जब ये सारे चेंजेस आ जाते हैं तब हम लोग रूलिंग कंट्री के जो लोग आते हैं और जिस कंट्री में जैसे कब्जा जैसे इंडिया को, तो वो इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी हो गई, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी हो गई। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कर देते हैं, क्या कहते हैं, कोलोनाइजेशन। अब हम लोग ने ये कॉलोनियल वर्ड का तो मतलब समझ लिया। अब ये देखते हैं अगले टॉपिक पे आते हैं, हाउ डू वी नो। अब ये जो सारी चीज़ें भी हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी जो आगे बात भी करेंगे कि कौन सी पॉलिसीज आई, क्या हुआ, तो ये कैसे हम लोग को पता चला। मेडिवल टाइम, एंशिएंट टाइम में हम लोग ने देखा कि कुछ स्टोन से, मैन्युस्क्रिप्ट्स और ये सब से हम लोग ने पता लगाया। अब ये देखना है कि ब्रिटिश की टाइम की हिस्ट्री हम लोग क्या सोर्स इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो हिस्ट्री जानने के लिए। अब पहला टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। अब इसमें ये है कि जब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सोर्स है वो ब्रिटिश के खुद के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। जब ब्रिटिश आए यहाँ पे इंडिया में तो उनका एक आदत थी, यूरोप से ये आदत थी कि वो उनके लिए राइटिंग जो लिखने का काम बहुत ज़रूरी मानते थे। जैसे कि कोई भी एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, जैसे कि सारी चीज़ें, कोई भी पॉलिसी हो, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी और कोई भी प्लान, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई लेआउट, वो लोग हर चीज़ को पहले तो लिख लेते थे। उसके बाद क्या करते थे, उसको जो है ये जब पूरा हो जाता था तो उसके बाद प्रॉपरली स्टडी करते थे, फिर उसके बाद डिबेट्स और उस पर सारी चर्चा होती थी कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है कि जो उनके अपने रिकॉर्ड्स थे वो अभी अवेलेबल हैं। अब ये भी इसमें बात है कि ब्रिटिश जो है जो चीज़ लिखते थे, पॉलिसीज एवरीथिंग, वो हर चीज़ को प्रिजर्व करते थे। मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब वेस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ खराब नहीं, तो हर चीज़ प्रिजर्व करते थे। मतलब कि हर चीज़ अब अभी तक रखी हुई है उनकी ज़्यादातर चीज़ें। अब जैसे कि उन्होंने प्रिजर्व करना है तो ऐसे तो नहीं कहीं भी रख देंगे, तो उन्होंने हर ऑफिसेज में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनाए, जो आज तक हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, तहसीलदार और हायर लेवल पे हाई कोर्ट्स, हर जगह जो है रिकॉर्ड्स रूम है जहाँ पे सारे चीज़ों के रिकॉर्ड्स इन रिटन लिखे होते हैं। तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है जो हम लोग आजकल यूज़ करते हैं। ये है नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया। आर्कीव्स तो आप लोग 7th में पढ़े ही हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो सब प्रिजर्व किए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ब्रिटिश ने बनवाई थी। ये राष्ट्रपति भवन जो उस समय का वाइसरॉय का हाउस था, उसके पास लोकेटेड है। अब हम लोग ने ये तो देख लिया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। अब जब ब्रिटिश आए तो जब एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले वो कंट्री के एक एक चीज़ के बारे में जानना चाहते थे, कंट्री के जोग्राफिकल चीज़ों के बारे में, पॉलिटिकल, इकोनॉमी। तो उन्होंने डिटेल्ड सर्वेज शुरू की, मतलब कि सर्वेज सारी चीज़ों की जांच वैसे शुरू किया। तो उसमें भी
अर्ली 19th सेंचुरी ने डिटेल सर्वे शुरू कर दिए उन्होंने पूरी कंट्री में, हर जगह। विलेजेस में रेवेन्यू सर्विसेज होने लगे, तो रेवेन्यू सर्विसेज से उन्हें क्या फ़ायदा था कि उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना था मेनली इंडिया से काफ़ी, तो उन्होंने ये सर्विस कराया। अब ये रेवेन्यू सर्विसेज से हमें क्या फ़ायदा है? हमें ये फ़ायदा है कि हमें इकोनॉमिकल हिस्ट्री हमें ये रेवेन्यू सर्विस से मिल रही है, जो ब्रिटिश के हिसाब से। उसके बाद फिर उन्होंने टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, सारी चीज़ों की ये जो है फ्लोरा फौना, लोकल हिस्ट्री सबके सर्वेस कराए। अब उससे उनको क्या चाहिए था कि उनको हर चीज़ देखनी थी, कौन सी चीज़ कहाँ पे पैदा की जा सकती है, इंडिगो कहाँ पे पैदा हो सकता है। अब उससे उनके इन सर्वेस से हमें ये हिस्ट्री मिलती है कि जोग्राफिकल इंडिया की ब्रिटिश टाइम की जोग्राफिकल हिस्ट्री मिल जा रही है। और ये पूरे सर्वेज होते थे कंट्री को, मतलब कि पूरी मैप द एंटायर कंट्री। ये इससे हमें पॉलिटिकल अपने हिस्ट्री मिल गई ब्रिटिश इंडिया की। तो इन सर्वे से हमें ये मेनली ये फ़ायदा हुआ कि पूरे इंडिया की ब्रिटिश टाइम की ब्रिटिश के हिसाब से हमें सारी हिस्ट्री मिल गई इन सर्वेज से। और फिर जो है जब 19th सेंचुरी के एंड से मतलब कि तो उन्होंने सेंसस ऑपरेशन शुरू किए। सेंसस ऑपरेशन क्या है? जनगणना। अब जनगणना में क्या होता है कि इंडिया के एक एवरी सिटीजन की जो है डिटेल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं वो किए, उसमें गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है। उससे क्या फ़ायदा क्या होता है गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को, कि किस तरह की पॉलिसीज़ किन लोगों के हिसाब से, किस रीजन के हिसाब से निकालनी है, तो उससे वो अपने पॉलिसीज़ को डिज़ाइन कर लेते हैं ये सेंसस ऑपरेशंस के हेल्प से। तो सेंसस में और भी काफ़ी सर्वेज होते थे, मतलब कि कास्ट के बारे में और रिलीजन और ऑक्यूपेशन, तो सारी चीज़ों को मिला के वो अपनी पॉलिसीज़ तैयार करते थे। इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंडिया के ब्रिटिश टाइम के लोग किस तरह के थे, क्या उनकी ऑक्यूपेशन थी, तो ये भी हिस्ट्री हमें मिल जाती है सर्वेज से। अब हम लोग ने ये इनके सर्वेज और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में तो देख लिया। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये ब्रिटिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, मतलब कि इंडियंस का इसमें कोई रोल नहीं था। ये ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से जो उनको पसंद आया वही चीज़ प्रिजर्व की, ये in which they were interested in, they preserve that thing. So इसमें ये है कि वो अपने ही जो उनको सही लगेगा वही प्रिजर्व करेंगे। जैसे कि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में चीज़ें ज़्यादा नहीं प्रिजर्व करेंगे, वो अपनी पॉलिसीज़ और सारी चीज़ों को प्रिजर्व करेंगे। और जिसमें उनका विश, in which they wish to preserve that thing, तो उसमें ये हो गया कि उन्होंने केवल अपने हिसाब से प्रिजर्व चीज़ों में हमको हिस्ट्री मिल जाती है। लेकिन अब जो बाकी लोग हैं इंडिया के, उनके बारे में क्या, जो हिस्ट्री है कंट्री साइड के पीपल हैं और इंडिया के बाकी पीपल हैं और इंडिया के जो कल्चरल चेंजेस, वो सब कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हम देखते हैं। अब वो है जैसे कि डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स and travelers, autobiographies of important personalities, popular booklets। अब जैसे कि जो लोग अपने से अपनी बायोग्राफी लिखते हैं और डायरीज होती हैं पीपल की, अकाउंट्स होते हैं ट्रैवलर्स के, और जब प्रिंटिंग जब शुरू हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो न्यूज़पेपर्स पब्लिश होना शुरू हुए, इश्यूज जो है डिबेट किए जाते थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को बाकी ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड से हट के हिस्ट्री जानने की। अब लेकिन अब जैसे कि उसमें एक बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी की, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन अब इसमें भी इन रिसोर्सेज में क्या प्रॉब्लम है, ये रिसोर्सेज केवल लिटरेट पीपल के नज़रिए से लिखी गई हैं, लिटरेट पीपल ने लिखी हैं। मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एकदम अच्छे पढ़े लिखे, वही तो लिख पाएंगे ना, अपनी लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जो कंट्री साइड के पीपल, पुअर पीपल, उनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो उनके लिए हम लोग को विलेजेस के कल्चर और बाकी चीज़ों पे देखना होता है। तो इस क्लास 8 की हिस्ट्री में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग वो चीज़ कंट्री साइड और पुअर पीपल के बारे में चीज़ें कहाँ से लाते हैं। अब ये जो फोटो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फोटो है, ये NCERT की बुक में दी हुई है। अब इसमें ये ब्रिटिश की तरफ से बनाई हुई फोटो है। अब इसमें
ये देखिए कि ये इंडियन पीपल हैं ये सारे, और यहाँ पे ज्वेलरी गोल्ड और ये सब पड़ा है। तो ये दिखा रहे हैं कि इंडियन पीपल जो है रेबेलियन के 1857 के रेबेलियन के है पिक्चर। तो इसमें ये है कि इंडियन पीपल काफ़ी ग्रीडी होते हैं, वो गोल्ड ज्वेलरी हर चीज़ लूट रहे हैं, और ब्रिटिश कितने अच्छे होते हैं वो सब बचा रहे हैं। तो अब इसमें ये क्या है, ये ब्रिटिश के नज़रिए से है, ये इंडिया के पीपल के नज़रिए से नहीं है। उनको जो चीज़ रखनी थी वो उस हिसाब से। तो इससे पता चलता है कि हम केवल ब्रिटिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर तो हिस्ट्री नहीं बना सकते, उसके लिए हमें दूसरे उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि कंट्री साइड के पीपल, उनके भी नज़रिए देखने चाहिए। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग केवल उसी पे बेस ना रहें ब्रिटिश पे, और बाकी उस पे रहें। तो क्लास 8 की हिस्ट्री पे हम लोग यही देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ होती थी जिससे हम लोग को उस टाइम के पुअर पीपल और विलेजेस हर चीज़ का कैसे पता चला, क्या सोर्सेस पता चला, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे हम लोग को पता चलता है। नाउ कमिंग टू NCERT क्वेश्चंस। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि ये क्वेश्चन आपके पास हैं, आई विल पेस्ट देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। तो आप लोग इसमें देख के आप लोग अपने से आंसर्स लिखिएगा, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है क्वेश्चन, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला क्या है, जेम्स स्मिथ डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, इज इट ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक, इज इट ट्रू और फॉल्स। Third is the British thought surveys were important for effective administration. Is it true or false? अब तो ये तो हो गए क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। अब इसमें क्या है कि आप लोग को एक बार में तो याद नहीं होगा, पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा, फिर अपने वर्ड्स में आंसर लिखिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसे कमेंट में डालिएगा, अगले वीडियो में हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें सब्जेक्टिव वाले में, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। फिर नेक्स्ट है, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम डालिएगा। अब ये जो 5th क्वेश्चन है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में ना आए, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सर्वेज इन योर वर्ल्ड टुडे। थिंक अबाउट हाउ टॉय कंपनीज गेट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यंग पीपल एंजॉय प्लेइंग विद, और हाउ द गवर्नमेंट फाइंड्स आउट अबाउट द नंबर ऑफ यंग पीपल इन स्कूल। What can a historian can derive from such surveys? तो आप लोग इसको अपने वर्ड्स में पूरा एक वीडियो को फिर से एक बार सुनिएगा और अपने वर्ड्स में लिखिएगा। ये आप लोग जो भी आंसर लिखिएगा उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दीजिएगा, तो उसको मैं देख भी लूँगा, फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी पेस्ट कर दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। अब मैं नेक्स्ट वीक दूसरे नए चैप्टर के साथ आऊँगा, और आप लोग को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।